So, good morning students. Today we will start our question answer part of the chapter 1, the portrait of a lady. तो इसमें जो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है और आपके एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मेंशन द 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। तो यहाँ ये पूछा गया है मेंशन द 3 फेसेस, 3 फेसेस के बारे में बताना है ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। लेखक की उसकी दादी माँ के साथ जो रिलेशनशिप थी उसके 3 फेस थे। कब थे? बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, जब उसने अपने देश को छोड़ा। कहाँ जाने से पहले? विदेश जाने से पहले। मतलब हमने बताया था जैसे कि चैप्टर में कि लेखक जब विदेश गया था 5 साल के लिए, तो उससे पहले के 3 फेस कौन कौन से थे जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। एक फेस तो कौन सा था इसमें? द 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर एज फॉलोज। यहाँ पर पहला फेस दिया गया, फर्स्ट फेस, द पीरियड ऑफ हिज अर्ली चाइल्डहुड। सबसे पहला जो समय था वो पीरियड था उसके अर्ली चाइल्डहुड, मतलब बहुत बचपन का। वेयर ही यूज टू लिव विद हर इन द विलेज, जहाँ वह अपनी दादी माँ के साथ कहाँ रहा करता था? गांव में रहा करता था। हिज ग्रैंड मदर यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। उसे दादी माँ उसे प्राय सुबह जल्दी जगाया करती थी और उसे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। दे बोथ वुड वॉक टू स्कूल टूगेदर, वे दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे। एंड कम बैक होम टूगेदर, और साथ साथ वापस घर भी आया करते थे। दे हैड ए गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर, और उनका जो संबंध था एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा था। दे हैड ए गुड फ्रेंडशिप, उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। अब यहाँ सेकंड फेस बताया गया है। इन दिस फेस, इस फेस में द ऑथर एंड हिज मदर, लेखक और उसकी दादी माँ शिफ्टेड टू द सिटी, शहर में शिफ्ट हो गए। एज द ऑथर्स पेरेंट्स सेटल्ड वेल इन द सिटी, कि जो लेखक था उसके माता पिता शहर में अच्छी तरह सेटल हो गए थे। ऑल्दो दे शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि उसकी दादी माँ का और उसका एक ही कमरा था। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, यह उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था उनकी मित्रता का। नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब वे एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे। थर्ड फेस, व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। तीसरा फेस कौन था? जब लेखक कहाँ जाने लगा? यूनिवर्सिटी जाने लगा। ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओवन, अब लेखक को उसका एक अलग से कमरा दे दिया गया था। दिस मेड देयर फ्रेंडशिप बॉन्ड वीकर, इसके कारण से उनका मित्रता का जो बॉन्ड था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। एज द कॉमन लिंक बिटवीन दैम द सेम रूम स्नैप्ड, जैसे कि उनकी मित्रता का जो सामान्य संबंध था वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। शी बिकेम क्वाइटर, अब दादी माँ काफ़ी चुपचाप रहने लगी, शांत रहने लगी। एंड प्राइवेट एंड केप्ट द स्पिनिंग व्हील ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर चरखा चलाती रहती थी। शी वुड फीड द स्पैरोज, वह पक्षियों को दाना डालती थी। वंस ए डे, दिन में एक बार। एंड दिस वॉज द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी नाउ, और यही एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें पूरे दिन खुश रखती थी। हियर द सेकेंड क्वेश्चन इज मेंशन 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school. लेखक की दादी माँ डिस्टर्ब क्यों हुई जब उसने शहर वाले स्कूल में, ना लेखक ने जब शहर वाले स्कूल में जाना शुरू किया तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों हुई? When the author used to live in the village with her, जब लेखक अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहा करता था। दे बोथ हैड ए गुड फ्रेंडशिप, उन दोनों के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी। शी यूज टू वेक हिम अप, वह उसे प्राय जल्दी उठाया करती थी। गॉट हिम रेडी, उसे तैयार करती थी। एंड वुड ऑल्सो एकम्पनी हिम टू स्कूल, और उसके साथ स्कूल तक भी जाया करती थी। ऑल दिस चेंज, ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई। वैन दे मूव्ड टू द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए आए। द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन,
और जब दादी माँ लेखक के साथ शहर में रहने लगी तो उनके जो परेशान होने का जो कारण था वो महत्वपूर्ण कारण थे जो यहाँ हमने बताए गए हैं। फर्स्ट रीजन था शी नो लॉन्गर कुड हेल्प हिम इन हिज लेसन। अब दादी माँ लेखक की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर पाती थी। एज ही स्टार्टेड गोइंग टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिकॉज ही स्टार्टेड टू गोइंग इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। दिस बिकेम ए बैरियर फॉर हर, और यह दादी माँ के लिए एक बेड़े का काम कर रहा था। सेकेंड रीजन इज देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। अब जब लेखक शहर के विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगा था तो वहाँ उस विद्यालय में उसे धार्मिक ग्रंथों या ईश्वर से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। जब लेखिका दादी माँ जो दादी माँ थी, जब लेखक से पूछती थी कि क्या आपको विद्यालय में भगवान के बारे में या धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया जाता था, तो जब लेखक ने उसे मना किया तो इस चीज़ ने भी दादी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। शी डिडंट लाइक हिम टेकिंग द म्यूजिक लेसन्स अकॉर्डिंग टू हर, और उसे म्यूजिक लेसन भी लेना पसंद नहीं था। अकॉर्डिंग टू हर, लेखिका के दादी माँ के अनुसार म्यूजिक वाज ओनली फॉर बेगर्स एंड हेडलॉर्ड्स, क्योंकि संगीत दादी माँ के अनुसार केवल भिखारियों और वेश्याओं के लिए ही बना था। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, mention the three ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। तीन वो तरीके बताने हैं जिस तरह से दादी माँ अपना दिन बिताया करती थी जब लेखक बड़ा हो गया। तो यहाँ तीन तरीके बताए गए। His grandmother changed a lot, उसकी दादी माँ में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। Since he grew up, जब से लेखक बड़ा हुआ तब से। She would spend her day at the spinning wheel, पहला जो परिवर्तन था, अब दादी माँ अपना पूरा दिन चरखा कातने में बिताती थी। पहले दादी माँ का पूरा जो समय बीतता था बचपन में लेखक के, वो था कि वह सुबह उसे जल्दी जगाया करती थी, उसे विद्यालय लेकर जाया करती थी, कुत्तों को रोटियां डाला करती थी और उसे कुछ गीत संगीत की शिक्षा भी वह उसे दिया करती थी। लेकिन अब जो व्यापक परिवर्तन आया था उसमें पहला परिवर्तन था कि वह अपना पूरा समय चरखा कातने में बिताती थी। सेकेंड वॉज द चैंटिंग प्रेयर्स, अब वो अपना पूरा समय भगवान की प्रार्थना करने में बिताती थी। एंड थर्ड वन इज फीडिंग स्पैरोज, तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यापक परिवर्तन था वो था फीडिंग स्पैरोज, अर्थात पक्षियों को वह दाना डालने लगी थी, जबकि गांव में क्या करती थी, वो कुत्तों को रोटी डाला करती थी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। एक विशेष अजीब से तरीके का वर्णन कीजिए जिसमें दादी माँ ने मरने से पहले बहुत अजीब सा व्यवहार किया था। शी डिडंट प्रे द इवनिंग बिफोर डाइंग, मरने से पहले उन्होंने शाम को प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन फ्रॉम द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। एंड स्टार्टेड सिंगिंग होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स विद द हेल्प ऑफ द ड्रम, और पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर कर एक पुराना सा ढोल लाकर पास की पड़ोस की महिलाओं के साथ उसने योद्धाओं के घर लौटने के समय गाए जाने वाले गीत गाना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी फेल इल, अगली सुबह जब वह बीमार हुई, शी सैड हर एंड वॉज नियर, तो दादी माँ ने बताया कि उनका जो अंत समय था वो काफ़ी निकट था। शी स्टार्टेड प्रेइंग पीसफुली, उन्होंने शांतिपूर्वक प्रार्थना करना शुरू किया। वाइल लेइंग ऑन बेड, जब वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनी वन ड्यूरिंग हर लास्ट आवर, अपने अंतिम क्षणों के दौरान उन्होंने सभी से बातें करने से इनकार कर दिया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। उन तरीकों का वर्णन कीजिए जिस तरह से जब लेखक की दादी माँ मरी थी तब स्पैरोज ने जो अपना दुख व्यक्त किया था वो किस तरीके से किया था, वो यहाँ हमें बताना है। द ग्रैंडमदर यूज टू फीड द स्पैरोज इन हर बैरेंडा ईच डे, अब लेखक की दादी माँ पक्षियों को प्रतिदिन दाना डाला करती थी। शी डेवलप्ड ए स्पेशल रिलेशनशिप विद दैम, दादी माँ ने उनके साथ एक बहुत विशेष संबंध स्थापित कर लिया था। व्हेन शी डाइड थाउजेंड ऑफ स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो, जब वह दादी माँ मर गई तो हजारों पक्षी वहाँ उनका अपना दुख प्रकट करने के लिए आए।
बाय सिटिंग इन ए स्कैटर्ड वे, और फैल कर वहाँ उसकी जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी बरामदे में उनके चारों तरफ आकर बैठ गए। दे डिडेंट चिरअप, उन्होंने चहचहाना भी उचित नहीं समझा। एंड देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, और उस आंगन में पूरी तरह से शांति थी। द ऑथर्स मदर ट्राइड टू फीड देम, अब लेखक की जो माँ थी उसने उन पक्षियों को खिलाने की कोशिश की। बाय ब्रेकिंग द ब्रेड एंड थ्रोइंग इट, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर और उन्हें डालकर इन फ्रंट ऑफ दे, उनके सामने। बट दे डिडेंट ईट एनीथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। When the family carried grandmother's corpse, जब पूरा परिवार दादी माँ के मृत शरीर को लेकर चला गया, they flew away quietly, तो वे पक्षी भी चुपचाप से शांतिपूर्वक वहाँ से उड़कर चले गए। Now see next question, the author's grandmother was a religious person, लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। What are the different ways, वे कौन कौन से अलग तरीके थे इन विच वी कम टू नो दिस, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है। हम कैसे साबित कर सकते हैं कि लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी? उन कारणों को हमें बताना है जिससे हमें यह सिद्ध होता हो कि लेखक की जो दादी माँ थी वो एक धार्मिक महिला थी। When she lived in the village, अब यहाँ हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। लेखक की दादी माँ सबसे पहले कहाँ रहती थी? गांव में। When she lived in the village with the author, लेखक के साथ जब वह गांव में रहती थी, she used to sing prayers in a monotonous sound, वह एक बहुत ही मधुर स्वर में प्रार्थना किया करती थी, गाने गाया करती थी। While getting him ready each morning, जब वह लेखक को प्रतिदिन सुबह तैयार किया करती थी। She used to walk the author to his school, वह लेखक के साथ विद्यालय तक जाया करती थी। क्यों जाया करती थी? क्योंकि लेखक के विद्यालय के पास ही एक मंदिर भी था, और दादी माँ जब तक लेखक विद्यालय में पढ़ता था तब तक वहाँ पास ही के मंदिर में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया करती थी, ईश्वर की पूजा पाठ किया करती थी। सो सी हियर, शी वुड सिट एंड रीड स्क्रिप्चर्स लेटर व्हेन दे मूव टू द सिटी, और उसके बाद जब वो शहर में रहने आ गए तो क्या करना शुरू किया दादी माँ ने? शी वुड कैरी द बीड्स ऑफ द रोजरी, उन्होंने माला फिराना शुरू किया। विद हर ऑल द टाइम, अपने साथ हमेशा वो रखती थी मोतियों की माला। शी वुड कंटिन्यूसली चैंट हर प्रेयर्स, वे हमेशा से प्रार्थना किया करती रहती थी। एंड हैंड रिमेंस बिजी इन टेलिंग द बीड्स, और हमेशा उनके हाथ माला को फिराने में व्यस्त रहते थे। व्हेन द ऑथर वेंट टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, जब लेखक यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए गया, शी वेंट इन टू सेक्लूजन, तो वह अलगाव में चली गई। एंड स्पेंट हर होल डे इन चैंटिंग प्रेयर्स, और अपना पूरा दिन प्रार्थना में बिताने लगी। हियर सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। अब लेखक और उसकी दादी माँ के बीच जो रिलेशनशिप में चेंजेस आए थे, परिवर्तन आए थे, उनके बारे में बताना है। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं थी वो भी परिवर्तित हो गई थी मित्रता के साथ साथ? तो यहाँ हमें बताना है। सी आंसर, इन द अर्ली डेज, प्रारंभिक दिनों में, दे बोथ शेयर्ड ए गुड बॉन्ड, उन दोनों के बीच बहुत ही मजबूत बंधन था। शी वुड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, वह उसे प्रतिदिन स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। एक कंपनी हिम उसके साथ जाया करती थी। एंड वुड कम बैक विद हिम लेटर इन द डे, और दिन के दौरान वापस उसके साथ ही वह विद्यालय से घर आया करती थी। शी वुड हेल्प हिम विद हिज स्टडीज, वह उसकी पढ़ाई में भी मदद किया करती थी। एंड वुड टीच हिम प्रेयर्स बाय सिंगिंग इन ए मोनोटोनस एवरी मॉर्निंग, और वह सुबह उसे मधुर गीत, मधुर ध्वनि के साथ या मधुर बोली में उसे गीत गाकर सुनाया करती थी, और उसे सिखाने की कोशिश भी करती थी। When they moved to the city, जब वो शहर में रहने के लिए आए, their relationship was strained, उनका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी प्रभावित हो गया। He started going to an English medium school, अब लेखक ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। She would no longer accompany him to the school, वह उसके साथ ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं जा सकती थी। और could not help him with the lesson, और उसकी पढ़ाई में मदद भी नहीं कर सकती थी। She didn't like his new school, दादी माँ को लेखक का नया विद्यालय पसंद नहीं था। As they never taught him about God और Scripture, क्योंकि उन्होंने उसे कभी भी गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया था। लेटर व्हेन ही स्टार्टेड टेकिंग म्यूजिक लेसन्स, जब उसने म्यूजिक लेसन लेना शुरू किया। शी डिसअप्रूव्ड ऑफ इट, तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। एज शी थॉट, क्योंकि वह सोचती थी दैट म्यूजिक वॉज ओनली फॉर बैगर और हेलोड्स, कि संगीत केवल भिखारियों और वेश्याओं के लिए ही बना है।
शी स्टॉप टॉकिंग टू हिम आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद दादी माँ ने लेखक से बातें करना बंद कर दिया। एंड स्पेंड हर डे अलॉन वाइल चैंटिंग प्रेयर्स, और अपना पूरा दिन प्रार्थना करने में वह बिताती थी। शी एक्सेप्टेड द सेक्लूजन, और उन्होंने जो अलगाव था, जो उनके बीच में जो अलग होने की भावना थी, उसे भी उन्होंने स्वीकार कर लिया था। नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिडंट चेंज, लेकिन नहीं, उनकी कोई भी भावना एक दूसरे के लिए परिवर्तित नहीं हुई। बट ड्यूरिंग द टाइम, समय के चलते, ए डिस्टेंस डेवलप्ड बिटवीन देम, उनके बीच में एक दूरी उत्पन्न हो गई थी। सो दीज आर द क्वेश्चंस दिस कैन बी आस्क्ड, यही वह प्रश्न है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको चैप्टर की पूरी समरी और कम से कम 2 बार चैप्टर को रीड करना है, उसके बाद आप इजीली इसका कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर। थैंक यू वेरी मच।